नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। जब हम कॉलेज लेक्चरर की बात करते हैं या हम राजस्थान के अन्य एग्जामों की बातें करें, चाहे आरएस हो या XYZ कोई सा भी एग्जाम हो, तो हमारे सभी एग्जामों के अंदर ये राजस्थान की सभ्यताएं वाला जो टॉपिक है, ये सभी एग्जामों के अंदर है। जी हां, बहुत से इतिहास के ऐसे टॉपिक हैं जो सभी में कॉमन हैं। उन्हीं में एक है राजस्थान की सभ्यताएं। और जब हम राजस्थान की सभ्यताओं की जब हम बात करते हैं तो यहां से कम एक या दो प्रश्न हमेशा यहां से पूछे जाते हैं। और ये राजस्थान की जो सभ्यता है, ये भी हमारी भारत की सभ्यता का ही पार्ट है। लेकिन जब हम राजस्थान का स्पेशल इतिहास पढ़ते हैं या हम राजस्थान का स्पेशल जीके पढ़ते हैं तो वहां पर इसे अलग कनेक्ट कर रखा है। लेकिन यह भाग भारत की सभ्यताओं का ही है। चाहे हम कालीबंगा की बात करें, चाहे हम आहड़ की बात करें, गिलुंड की बात करें, बागोर की हम बातें करें, चाहे हम किसी भी स्थल की बात करें, चाहे बैराट की बातें करें, ये सारे के सारे हमारे भारत की सभ्यता के ही पार्ट हैं। लेकिन भारत की सभ्यता में बहुत ज्यादा पार्ट होते हैं, उस समय इन पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला जाता। लेकिन जब हम स्पेशल राजस्थान पढ़ते हैं तो उस समय इस पर एक पूरी तरीके से प्रकाश डाला जाता है। जी हां, उस समय इस पर एक पूरी तरीके से प्रकाश डाला जाता है और एक गहराई के साथ इन्हें पढ़ा जाता है। और हम भी इन पर एक पूरा प्रकाश डालेंगे, पूरी गहराई के साथ हम भी इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक ही एक ऐसे टॉपिक है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। जी हां। और जब हम राजस्थान की सभ्यताओं की बात करते हैं तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा कालीबंगा। और हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन कालीबंगा में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें समझा देता हूं जो कॉमन चीजें हैं। हम बात करें आज से 4-5 हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे और उनके नगर थे अपने अपने। और हम जब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की तो कालीबंगा जो है, यहां पर भी इनके नगर थे, एक शहर था। लेकिन वो शहर किसी कारणवश बाढ़ या भूकंप के कारण या मौसम परिवर्तन के कारण वो शहर नष्ट हो गया। लेकिन जब ये शहर नष्ट होता है तो उस शहर ने एक टीले का रूप धारण कर लिया, एक टीले का रूप धारण कर लिया। और जब उस शहर ने एक टीले का रूप धारण किया तो वो एक टीले का रूप धारण किया तो वो एक ऊंचा स्थल हो गया। जी हां, क्योंकि मिट्टियां उड़कर आई उस टीले पर तो उसने एक अपना ऊंचा रूप ले लिया, टीले का रूप ले लिया, मिट्टी का टीले का उसने रूप ले लिया। जब उसने मिट्टी के टीले का रूप धारण किया तो वो एक ऊंचा जगह हो गई अन्य जगहों से। और फिर बाद में जब उस टीले की खुदाई की जाएगी और उस टीले के अंदर जो जो चीजें प्राप्त होगी उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और टीले के अंदर से जो जो चीजें प्राप्त होती हैं, टीले के अंदर से जो जो चीजें प्राप्त होती हैं खुदाई से, उन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बताया जाता है कि जो साक्षी होते हैं वो खुद नहीं बोलते, उन्हें एक इतिहासकार बुलवाते हैं और हम भी इन साक्ष्यों को बुलवाने की कोशिश करेंगे। जी हां, हम भी इन साक्ष्यों को बुलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें साक्ष्य प्राप्त होंगे वैसे ही हम उसकी व्याख्या करेंगे। और हम बात करें, जब हम बात करते हैं, जब हम सभ्यता की बातें, कालीबंगा की बातें करते हैं तो हमारे दो चीजें होती हैं। एक होती है सभ्यता
और एक होती है संस्कृति, एक होती है सभ्यता और एक होती है संस्कृति। जी हां, ये दो चीजें हैं, एक होती है सभ्यता और एक होती है संस्कृति। जी हां, जो सभ्यता होती है यह भौतिक रूप से दिखाई देती है, सभ्यता जो होती है यह भौतिक रूप से दिखाई देती है। जी हां, संस्कृति जो होती है ये अभौतिक होती है, संस्कृति जो होती है ये अभौतिक होती है, अर्थात ये संस्कृति भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती लेकिन संस्कृति भी होती है। जी हां, जहां पर सभ्यता होती है वहां पर संस्कृति भी होती है। और हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल, आपको जो ये मेरा शरीर दिखाई दे रहा है भौतिक रूप से, ये एक सभ्यता है, ये एक सभ्यता है, लेकिन इसके अंदर जो छुपी हुई जो आत्मा है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो क्या है? संस्कृति है। वो क्या है? संस्कृति है। तो यही है, जहां सभ्यता होती है तो वहां पर संस्कृति भी होती है, और टीलों के अंदर से जैसी जैसी चीजें प्राप्त होगी उसी के आधार पर हम पता लगाते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जी हां, आज हम जो पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यहां से एक टीला प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें यहां से क्या प्राप्त होता है? एक टीला प्राप्त होता है। टीला बोलते हैं जो जमीन से जो उभरा हुआ जो भाग होता है, जो जमीन से जो उठा हुआ भाग होता है, उसे कहा जाता है टीला कहा जाता है। ठीक है ना। हम बात करें जो हमें ये टीला प्राप्त होता है, ये टीला हमें जो प्राप्त होता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त होता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त होता है। जी हां, और इसकी जो खोज की है 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। हम बात करें, अमलानंद घोष ने इस टीले को खोजा है 1952 ईस्वी में। यूं तो इस टीले को यहां पर जो भेड़ बकरियां चराते थे उन्होंने भी इस टीले को खोज लिया होगा, लेकिन इतिहास में जो नाम होता है वो महान आदमी का होता है। जब कोई महान आदमी किसी चीज की खुदाई खोज करता है या खुदाई करता है। ठीक है। इसके बाद इस टीले की 1961 से 64 तक इसकी क्या की गई? खुदाई की गई। खुदाई इसकी बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे ने की। एमडी खरे ने इसकी क्या की? खुदाई की। हम बात करें जो इसकी खुदाई जो की जाती है वो इसकी की गई 1961 और 62 में। एक बात और है, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो खोज की गई थी वो रोपड़ की गई थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो खोज की गई थी वो रोपड़ की गई थी। किसकी? रोपड़ की। रोपड़ की जो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोज की गई थी, रोपड़ की 1950 में खोज की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले रोपड़ की। लेकिन जब हम बात करते हैं, अगर ऑप्शन में रोपड़ ना हो तो सबसे पहले जो खोज की जाती है भारत के अंदर जिस स्थल की, उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा की 1952 ईस्वी में खोज की जाती है और स्वतंत्रता के बाद यह कालीबंगा दूसरा स्थल है। स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल रोपड़ है जिसकी सबसे पहले भारत में खोज की जाती है, और दूसरा स्थल जो है वो है कालीबंगा जिसकी खोज की गई थी 1952 ईस्वी में। हम बात करें, इसे अमलानंद घोष ने खोज लिया और इसकी खुदाई 1961-62 में बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे ने इसकी खुदाई की। और हम बात करें कि राजस्थान के ये घग्गर, द्रेस्तुवती, इन नदियों के संगम पर मुख्यतः ये घग्गर नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर ये स्थित है जो कालीबंगा है। अभी केवल इसकी खुदाई की गई है,
अब खुदाई के अंदर से, इस टीले के अंदर से जो जो चीजें प्राप्त होगी उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि यहां के लोग कैसे थे। इस खुदाई के से जैसी जैसी चीजें प्राप्त होगी उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि यहां के लोग कैसे थे, क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले खुदाई की बात करते हैं। 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी खुदाई से हमें 5 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर? 5 स्तर प्राप्त होते हैं इसकी खुदाई से, जिससे हमें यह पता चलता है ये 5 बार बसा और 5 बार उजड़ गया। कितनी बार? 5 बार बसा था ये कालीबंगा और 5 बार उजड़ गया था, क्योंकि हमें यहां से 5 स्तर प्राप्त होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जी हां। अगली बात, जो ये पहला और जो दूसरा जो स्तर है, जी हां, पहला और जो ये दूसरा स्तर है, इसकी जब मैं बातें करता हूं तो ये प्राक हड़प्पा के हैं। ये कौन से समय के हैं? प्राक हड़प्पा के समय के हैं। पहला और दूसरा किसके हैं? प्राक हड़प्पा के समय के हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पहला और जो ये दूसरा स्तर है ये हड़प्पा से भी पहले के हैं। कब के हैं? हड़प्पा से भी पहले के स्थल है पहला और दूसरा। इन्हें कहा गया है प्राक हड़प्पा। इसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो ऊपर के जो 3 स्तर हैं ये हड़प्पा काल के हैं। कौन से काल के हैं? हड़प्पा काल के हैं। तो हम बात करें, यहां से हमें 2 संस्कृतियां प्राप्त होती है। एक प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से भी पहले के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, और अगला है हड़प्पा काल, और हमें हड़प्पा काल के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब हम बातें करें, ये तो एक स्तरों की बातें हो गई। 5 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 5 स्तर। ये तो एक स्तरों की बातें हो गई कि यहां से 5 स्तर प्राप्त होते हैं। लेकिन अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसकी खुदाई से क्या क्या चीजें प्राप्त होगी। अब इसकी खुदाई से क्या क्या चीजें प्राप्त होगी, और खुदाई से जो जो चीजें प्राप्त होगी उसी के आधार पर हम व्याख्या करेंगे। मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि जो साक्षी होते हैं वो खुद नहीं बोलते, उन्हें बुलाने का काम एक इतिहासकार करता है, और हम एक इतिहासकार हैं और हम उन साक्ष्यों को बुलाने का कार्य करेंगे। जी हां। हम बात करें, जो अब ये टीला है, इस टीले से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। हमारा प्रश्न है कि इस टीले से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। मैं आपके लिए बता रहा था 1 2 3 4 और 5। हमें यहां से कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 5 स्तर प्राप्त होते हैं। पहला और जो दूसरा है ये प्राक हड़प्पा के समय का है। कब का है? प्राक हड़प्पा के समय का है पहला और दूसरा। जी हां, ये प्राक हड़प्पा के समय का है। और मैं बात करूं, इसी प्राक हड़प्पा की हम व्याख्या करेंगे। दूसरा जो है ये हड़प्पा काल के हैं। तीसरा, चौथा और 5वां जो है हड़प्पा काल का है। ठीक है। अब आप समझना, जब ये प्राक हड़प्पा का है, हड़प्पा से पहले का है, तो पहला और जो दूसरा है इसका कार्बन 14 के अनुसार जो इसका समय है 4000 ईसा पूर्व का है। कितना है? 4000 ईसा पूर्व का है। और जो ये हड़प्पा काल का है, हड़प्पा काल का समय जो था 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। कितना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ये तो एक समय का भी हो गया। तो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से भी पहले का है ये। इसका समय जो है कार्बन 14 के अनुसार 4000 से 4000 ईसा पूर्व है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसी से पहला और दूसरे स्तर से हमें एक जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। हमें एक जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। जी हां, पहले और दूसरे स्तर से हमें एक क्या प्राप्त होता है? जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। जी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। जी हां, हमें एक ऐसा यहां से जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। आज तक प्रश्न ये पूछे गए हैं कि जुता हुआ खेत कहां से प्राप्त होता है,
कालीबंगा से प्राप्त होता है। लेकिन आजकल परीक्षा का जो लेवल है, जो स्तर है, वो काफी बदल चुका है। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये जुता हुआ खेत प्राप्त होता है, ये कौन से समय का है, ये कौन से समय का है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो समय का है, ये प्राक हड़प्पा के समय का है। क्या है? प्राक हड़प्पा के समय का है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इस उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ये हलाई है, इसकी दूरी 190 सेंटीमीटर है। इसके बीच में जो दूरी है 190 सेंटीमीटर दूरी है। और जब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की, जब हम बातें करते हैं, इसकी जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। अब इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, अगर इस खेत में एक ही फसल बोनी थी तो इस खेत की एक ही तरीके से संपूर्ण खेत की जुताई की जा सकती थी। लेकिन इसकी जो जुताई है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की गई है, तो कोई ना कोई राज की बात तो थी, कोई ना कोई राज की बात तो थी। अब इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये हलाई है, इसमें सरसों बोई जाती थी। इसमें क्या बोई जाती थी? सरसों बोई जाती थी। जी, उत्तर से दक्षिण की जो ये हलाई है, इसमें सरसों बोई जाती थी। और जिसकी दूरी पूर्व से पश्चिम की ओर है, जिसकी दूरी 30 सेंटीमीटर थी, इसमें चने या इसमें जौ बोए जाते थे। चने या इसमें जौ बोए जाते थे। हम ये कह सकते हैं एक ही खेत में दो फसलें बोई जाती है। एक ही खेत में दो फसलें बोई जाती है। एक ही खेत में सरसों और यहां से एक चने ले लो या जौ ले लो, तो एक ही खेत में दो फसलें बोई जाती है। आप अब यहां पर फिर रटने का नहीं है। स्टूडेंट रटते हैं कि सर इस खेत में सरसों और जौ बोए, चने बोए जाते थे, लेकिन आपको रटना नहीं है। इतिहास रटने का नहीं होता, इतिहास हमेशा समझने का होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत से सूत्र बनाकर रटते हैं किसी चीज को, सर इसका कोई सिंपल सूत्र बताइए, कोई ट्रिक्स बताइए। लेकिन भाई नेट, कॉलेज लेक्चरर और पीजीटी लेवल पर ये ट्रिक्सों से काम नहीं चलता है। ये ट्रिक्सों से काम केवल कांस्टेबल और पटवारी की परीक्षाओं में चलता है। बड़ी परीक्षाओं में कभी ट्रिक्सों से काम नहीं चलता है। रटने का नहीं समझना। जिसकी दूरी 190 सेंटीमीटर है, उसमें सरसों बोई जाती है। आज भी हमारे गांव में सरसों दूरी दूरी पर बोई जाती है। अगर सरसों को पास पास बोया जाए तो उसके अंदर फलियां कमजोर आती है, उसका पेड़ कमजोर होता है, इसलिए सरसों को दूरी पर बोया जाता है। जी हां। और जिसकी दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इसमें चने बोए जाते हैं। चनों की हम बातें करें तो चनों को पास पास बोया जाता है। जी, चने को पास पास बोया जाता है। और एक बात और है, जी हां, जो प्राचीन काल में कुछ चीजें जो चली आती थी, आज भी वो समाज में चल रही है। राजस्थान की जब हम बातें करते हैं, आज भी चने के खेत में सरसों के दाने डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं। ये सोचते हैं अगर चने अच्छे नहीं होंगे तो कम से कम सरसों अच्छी हो जाएगी। तो जो पहले जो चला आ रहा था, आज भी कहीं ना कहीं उस रूप में वो चीजें चली आ रही है। जी हां। तो इस खेत की हम बातें करें तो दो फसलें बोई जाती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं यहां से दोहरी खेती की, हम ये भी कह सकते हैं यहां से दोहरी खेती की जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, यहां से दोहरी खेती की यहां से जानकारी प्राप्त होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं दोहरी खेती के साथ साथ यहां से मिश्रित खेती की भी जानकारी प्राप्त होती है। मिश्रित खेती या मिश्रित फसल की जानकारी प्राप्त होती है। एक साथ दो फसलें बोई जाती थी, इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? कालीबंगा से प्राप्त होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां से हमें हल्के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, केवल हमें यहां से जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। और जो ये जुता हुआ जो खेत था, ये कौन से समय का था? ये प्राक हड़प्पा के समय का था। जी हां, जैसी जैसी चीजें प्राप्त होंगी वैसी वैसी हम उसकी व्याख्या करेंगे। मार्टिमर व्हीलर ने कहा है
जो साक्षी जो होते हैं वो खुद नहीं बोलते, उन्हें बुलाने का जो काम करते हैं वो इतिहासकार करते हैं। यही बात मैं आपके लिए दर्शाना चाह रहा हूं। इस टीले की खुदाई से जो जो चीजें हमें प्राप्त होगी वो चीजें खुद नहीं बोलेगी, उन्हें बुलाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? इतिहासकार उन्हें बुलाने का काम करते हैं और हम उन्हें बुलाने का काम करते हैं। जी हां, इसके बाद हम बातें करें, हमें हमें और क्या चीजें प्राप्त होती है? हमें यहां से एक युगल समाधि प्राप्त होती है। एक युगल समाधि प्राप्त होती है। एक युगल समाधि प्राप्त होती है। जी हां, अब बात है कि ये युगल क्या चीज है? ये युगल क्या चीज है? हम युगल की बात करें तो हमें एक ऐसी कब्र प्राप्त होती है जिस कब्र में पुरुष और स्त्री को, जिस कब्र में पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया है, जिसे बोलते हैं युगल समाधि। क्या बोलते हैं? युगल समाधि। अब बात है कि इस युगल समाधि से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? हमें इस युगल समाधि से हमें सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य वो होते हैं जो लिखे हुए नहीं होते। जी हां, साक्ष्य वो होते हैं जो लिखे हुए नहीं होते, लेकिन उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जब सती प्रथा के साक्ष्यों की जब बातें की जाएगी, जब सती प्रथा के जब साक्ष्यों की बात की जाएगी, जी हां, जब सती प्रथा के साक्ष्यों की जब बातें की जाएगी, सूर्या चौधरी जी, राकेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जब सती प्रथा के साक्ष्यों की जब बातें की जाएगी तो सती प्रथा के साक्ष्य हमें कालीबंगा और हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से एक युगल समाधि, लोथल से 3 युगल समाधि प्राप्त होती है। कितनी? 3 युगल समाधि प्राप्त होती है। जी हां, हमने थोड़ा इसे कनेक्ट किया है। यूं तो हमारा कालीबंगा चल रहा है, लेकिन कनेक्ट कभी कभी इतिहास को करना पड़ता है आपको समझाने के लिए। जी हां, हमें कालीबंगा और लोथल से हमें सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जी हां, और एक बात यह है, अब ये तो सती प्रथा के साक्ष्यों की बात हो गई। अब कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा के स्रोत कहां से प्राप्त होते हैं? सती प्रथा के स्रोत कहां से प्राप्त होते हैं? जी हां, एक साक्ष्य होता है और एक होता है स्रोत होता है। इन दोनों चीजों में अंतर होता है। जी हां, साक्ष्य उसे बोलते हैं जो चीजें हमें प्राप्त होती है लेकिन वो लिखी हुई नहीं होती। जैसे पाषाण काल में हमें पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं, वो साक्ष्य हैं, वो लिखे हुए नहीं हैं। स्रोत उसे बोलते हैं जो लिखे हुए होते हैं। लेकिन जब हम सती प्रथा के स्रोत की बात करें तो 510 ईस्वी का एरन अभिलेख, 510 ईस्वी का एरन अभिलेख जो एमपी में सागर जिले में स्थित है, एमपी में सागर जिले में स्थित है। और इस समय भानुगुप्त थे, इस समय गुप्त शासक भानुगुप्त थे और इसका सेना नायक था जिसका नाम था गोपराज। इसका सेना नायक था जिसका नाम था गोपराज। और जो ये गोपराज थे ये युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते हैं और इसकी पत्नी को भी इसके साथ सती किया जाता है। और पहला सती प्रथा का जो पहला लेख, पहला स्रोत प्राप्त होता है वो एरन अभिलेख प्राप्त होता है। लेकिन जब साक्ष्यों की बात करते हैं तो साक्ष्य हमें लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। जी, ये दोनों चीजें हैं, इनमें दोनों में डिफरेंट है और ये दोनों ही चीजें परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम बातें करें और थोड़ा सा मैं आपके लिए फिर ये भी समझा देता हूं। सती प्रथा पर रोक 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के तहत विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। क्योंकि सती प्रथा ही चल रहा है तो हम पूरे पॉइंट को ही कवर कर लेते हैं। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। ये विलियम बेंटिंक ने किसके प्रयासों से लगाई थी? राजा राममोहन राय के प्रयासों से लगाई थी। जो राजा राममोहन राय थे, जी हां, राजा राममोहन राय थे, उसका बड़ा भाई का नाम था जगमोहन। जी हां, जगमोहन की मृत्यु हो जाती है। राजा राममोहन राय नहीं चाहते थे कि मेरी भाभी को जबरदस्ती सती किया जाए, लेकिन सामाजिक बंधनों की वजह से राजा राममोहन राय की भाभी को जबरदस्ती सती कर दिया जाता है
और उसी समय राजा राममोहन राय ने यह सोच लिया था, मुझे सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर मुझे रोक लगवानी है। और राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने इस पर रोक लगाई और इसका विरोध जो किया था, राजा राममोहन राय ने अपनी पत्रिका चंद्रिका और संवाद कौमुदी के माध्यम से इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये सती प्रथा की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो रही है? हमें लोथल और कालीबंगा से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है हमारा, जी हां, अगर आप कड़ियों को कनेक्ट करके चलेंगे, अगर आप इतिहास में कड़ियों को कनेक्ट करके चलेंगे, गजेंद्र जी खम्मा घड़ी भाई, गजेंद्र जी खम्मा घड़ी भाई, खम्मा घड़ी भाई, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट है, जी हां, अगला है हमारा, हमें यहां से एक खोपड़ी में एक बच्चे की खोपड़ी में हमें 6 छेद प्राप्त होते हैं। कितने छेद प्राप्त होते हैं? 6 छेद प्राप्त होते हैं एक खोपड़ी में। कितने छेद प्राप्त होते हैं? एक खोपड़ी से हमें 6 छेद प्राप्त होते हैं। जी हां, अब इतिहासकार जो है, एक बच्चे की खोपड़ी है, उसमें गोल गोल कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। कितने छेद हैं? 6 छेद हैं उस खोपड़ी के अंदर। अब इतिहासकारों ने सोचा, अगर किसी से किसी का झगड़ा होगा, तो वो किसी में लठ मारेगा या उसके सिर को फाड़ेगा, वो ये तो करेगा नहीं, लो तेरे सिर में एक छेद कर दिया, लो तेरे सिर में दूसरा छेद कर दिया, लो तेरे सिर में चौथा ऐसा छेद कर दिया, ऐसा तो वो करेगा नहीं। तो यहां पर जब ये 6 छेद प्राप्त होते हैं, इससे हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? शल्य चिकित्सा की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, शल्य चिकित्सा की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस समय ऑपरेशन भी किया जाता था। क्या किया जाता था? ऑपरेशन भी किया जाता था। हम बात करें, जैसी हमें चीजें प्राप्त होगी वैसे ही हम उसकी व्याख्या करेंगे। जी हां, अगली हम बातें करें, हमें यहां से 7 अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। जी हां, जिन्हें हम बोलते हैं हवन कुंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवन कुंड भी जिन्हें हम बोलते हैं। एक बात यह है, जो ये अग्निकुंड हैं, इन अग्नि कुंडों से हमें यज्ञों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, हवन के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये अग्नि कुंड कालीबंगा और हमें लोथल से भी ये प्राप्त होते हैं। जी हां, कालीबंगा और हमें ये लोथल से भी ये अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। तो ये 7 अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। कितने अग्निकुंड प्राप्त होते हैं? 7 अग्निकुंड प्राप्त होते हैं, जिससे हमें हवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली हम बातें करें, हमें यहां से ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है। जी हां, हमें यहां से ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 2019 में, जी हां, ये प्रश्न 2019 में नेट की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। जी हां, ये प्रश्न 2019 में नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। हम बात करें कि जो ऊंट की हड्डियां हैं, जो ऊंट के साक्ष्य हैं, वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? वो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, जो ऊंट के जो साक्षी हैं। जी हां, ऊंट के साक्षी हमें इस कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे राजस्थान के जो लोग थे वो ऊंट भी पालते थे। क्या पालते थे? वो ऊंट भी पालते थे। इसकी जानकारी हमें यहां से हमें प्राप्त होती है। जी हां, ऊंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो हमारे पूर्वज थे कालीबंगा के, ये ऊंट भी पालते थे। जैसी चीजें हमें प्राप्त होगी वैसी ही हम उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, अगली हम बात करें इस कालीबंगा से। इस कालीबंगा की जब हम बातें करते हैं, जी हां, इस कालीबंगा से हमें 3 प्रकार की, कितनी? 3 प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं? 3 प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है मृत्यु के बाद 3 प्रकार से संस्कार किए जाते थे। यह जानकारी हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। जी हां, नंबर 1 हम बात करें, नंबर पहला है पूर्ण समाधिकरण। जी हां, पूर्ण का अर्थ है पूरा। जैसे मृत्यु हुई, मृत्यु के तुरंत बाद
उस व्यक्ति को दफना दिया जाता था, उसके शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता था, जैसे इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में किया जाता है। ऐसी कब्रें प्राप्त होती हैं जिसमें सिर यहां पर है और पैर यहां पर हैं और दोनों के बीच में 5.5 और 6 फीट की इस तरीके से दूरी है। इसे बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण। शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, उसे बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण, जैसे इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में किया जाता है। नंबर दूसरा है आंशिक समाधिकरण। नंबर दूसरा है आंशिक समाधिकरण। नंबर दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण की जब हम बातें करते हैं, कुछ कब्रें हमें ऐसी प्राप्त होती हैं, ऐसे गड्ढे प्राप्त होते हैं कुछ हमें, इसी गड्ढे में सिर की हड्डी यहां पर पड़ी हुई है, पास में ही पैरों की हड्डी भी यहां पर पड़ी हुई है, हाथों की हड्डी भी इसी गड्ढे में पड़ी हुई है और यह गड्ढा 3 से 4 फीट गहरा ये गड्ढा है और इसी गड्ढे के अंदर हाथों की, पैरों की और सिर की सारी हड्डियां इसी गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है। इसे बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। यहां पर क्या किया गया होगा, व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर को जंगल में छोड़ दिया गया होगा और उसके बाद जीव जंतु उसके मांस को खा गए होंगे और उसके बाद उन हड्डियों को लाए होंगे एकत्रित करके, और एकत्रित करके जो हड्डियों को लाए होंगे उन्हें इस गड्ढे में डाल दिया गया होगा। इससे पता चलता है आंशिक समाधिकरण। जी हां, हम राजस्थान की बातें करें, जब हम दादू दयाल की बातें करते हैं, दादू दयाल के शरीर को भी राजस्थान में जो जयपुर के पास जो भेराना का जो जंगल है वहां पर छोड़ा गया था एक चारपाई पर, तो इसे बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। तो आंशिक समाधिकरण भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। नंबर तीसरा है दाह संस्कार। नंबर तीसरा है दाह संस्कार। नंबर तीसरा क्या है, दाह संस्कार। दाह संस्कार की जब हम बातें करते हैं तो दाह संस्कार से हमें पता चलता है, जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है मृत्यु के बाद जलाया जाता है, वैसे ही यहां पर मृत्यु के बाद जलाया जाता था, वैसे ही यहां पर मृत्यु के बाद जलाया जाता था। ये 3 प्रकार के हमें समाधान प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार से मृत्यु के बाद संस्कार किए जाते थे, जिसकी जानकारी हमें इसी कालीबंगा से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, इसी कालीबंगा से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, इसके बाद हम बात करें यहां के मकान, यहां के मकान कच्ची ईंटों के थे, यहां के मकान कच्ची ईंटों के थे। अब ये एक बात बताइए, यहां के मकान जो थे क्या थे, कच्ची ईंटों के थे। जी हां, और हम बात करें हड़प्पा की बात करें, लोथल की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, वहां के मकान कैसे थे, पक्की ईंटों के थे। एक के मकान कच्ची ईंटों के, एक के मकान पक्की ईंटों के हैं। अब आप ये बताइए, अगर गांवों में किसी के मकान कच्ची ईंटों के हैं और दूसरे के पड़ोसी के मकान पक्की ईंटों के हैं, तो अमीर कौन हुआ, पक्की ईंट वाले मकान वाला, गरीब कौन हुआ, कच्ची ईंट वाला। तो इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती कहा जाता है, या गरीब बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरीब बस्ती कहा जाता है। जी हां, गरीब बस्ती कहा जाता है या गरीबों की बस्ती भी से कहा जाता है, क्योंकि यहां के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के थे। लेकिन हम बात करें, इसके साथ साथ कुछ चीजें अपवाद हैं जो नोट करने लायक है, जो नोट करने लायक है, कुछ चीजें अपवाद हैं। जी हां, हम बात करें यहां के मकान जो थे कच्ची ईंटों के थे, लेकिन जब हम बातें करते हैं जो यहां की सड़कें थी, यहां की जो सड़कें थी वो कैसी थी, सड़कें यहां की पक्की ईंटों की थी। जी हां, सड़कें यहां की पक्की ईंटों की थी। जो सड़कें थी वो कैसी थी, पक्की ईंटों की यहां की सड़कें थी। और सड़कों की जो चौड़ाई थी, सड़कों की जो चौड़ाई थी, सड़कों की चौड़ाई 5 से साढ़े 5 मीटर की चौड़ाई थी। कितनी थी, 5 से साढ़े 5 मीटर की चौड़ाई थी सड़कों की। और ये जो सड़कें थी एक दूसरी सड़क को किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। जी हां, किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी सड़कें। एक बात समझना,
जब हम बातें करते हैं, मकान तो यहां के कच्ची ईंटों के थे, जी हां, मकान तो कच्ची ईंटों के थे, लेकिन जो सड़कें थी, सड़कें कैसी थी? सड़कें यहां की पक्की ईंटों की थी। सड़कें जो थी वो पक्की ईंटों की थी, यहां की जो सड़कें थी। अगली हम बातें करें, यहां की जो नालियां थी, जब हम नालियों की बातें करते हैं, जो यहां की नालियां थी, नालियां यहां की लकड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की। यहां की जो नालियां थी वो लकड़ी की यहां की नालियां बनी हुई थी, जी हां। और ये लकड़ी की जो नालियां बनी हुई थी, ऐसे अपवाद हमें बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, जो ऐसे अपवाद मिलते हैं, क्योंकि यहां की जो नालियां थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, जी हां। और ईंटें, जो सड़कें थी वो कैसी थी? वो पक्की ईंटों की थी। क्या थी? पक्की ईंटों की यहां की सड़कें थी, जी जी, पक्की ईंटों की यहां की सड़कें थी। इसके बाद हम बातें करें, इसके बाद हम बात करें हमें क्या क्या और चीजें यहां से प्राप्त होती है। हम बात करें, हमें यहां से कलश समाधान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कलश समाधान प्राप्त होता है, जी हां। एक कलश होता है, सावन के माह में आपने देखी होगी जो कलश यात्रा जाती है, जो कलश यात्रा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जी हां। तो वैसा ही एक कलश होता था, उसके अंदर कुछ हमें समाधान प्राप्त होते हैं, कुछ हमें कलश के अंदर कुछ बच्चों की हमें एक अस्थियां प्राप्त होती है, जिससे पता चलता है जो बच्चे जो होते थे उन्हें पहले भी नहीं जलाया जाता था, और वर्तमान में भी हम बातें करें, वर्तमान में भी बच्चों को जलाया नहीं जाता है, उन्हें दफनाया जाता है। इस्लाम धर्म में तो दफनाया ही जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की भी जब हम बातें करते हैं तो हिंदू धर्म में भी बच्चों को जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। लेकिन आज से 4-5 हजार वर्ष पहले कुछ जानवर बड़े खतरनाक थे, जिन्हें बच्चों की खुशबू भी आती थी। अगर उन्हें दफना देते थे, कब्रों में दफना दे उन्हें, तो कब्रों को भी खोद लेते थे, इसलिए हिफाजत के साथ उन्हें कलश के अंदर दफनाया जाता था। तो हमें कलश समाधान की भी हमें यहां से जानकारी हमें प्राप्त होती है, जी हां। अगली हम बातें करें, जब हम लिपि की बात करते हैं, जब हम लिपि की बात करते हैं कालीबंगा की वही लिपि है जो हड़प्पा सभ्यता की है। दाएं से दाएं से दाएं से बाएं वही लिपि है जो हड़प्पा सभ्यता की है। दाएं से बाएं ही ये लिपि लिखी जाती थी। इसे बोलते हैं खरोष्टी लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरोष्टी लिपि बोलते हैं। जैसे खरोष्टी लिपि लिखी जाती है वैसे ही ये लिपि लिखी जाती थी। अगली हम बातें करें, अगली हम बात करें, यहां के जो नगर थे, यहां के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। नंबर एक है पूर्व, नंबर एक है पूर्व, नंबर दूसरा है पश्चिम, नंबर दूसरा है पश्चिम। जी हां, पूर्व और पश्चिम दो भागों में यहां के नगर विभाजित थे। पूर्व की हम बातें करते हैं तो पूर्व में आम जनता निवास करती थी, जी हां, पूर्व में आम जनता निवास करती थी। और जब हम पश्चिम की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम में दुर्ग बना हुआ था जहां पर शासक निवास करते थे। तो इस तरीके से ये विभाजित थे। पूर्व में आम जनता, पूर्व में आम जनता, जी हां, पूर्व में आम जनता निवास करती थी। पश्चिम की मैं बात करूं तो पश्चिम में दुर्ग था। क्या था? दुर्ग था, जहां पर शासक निवास करते थे। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, इसके बाद हम बात करें राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा। राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की, जी हां, हड़प्पा सभ्यता की क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है, जी हां, हड़प्पा सभ्यता की क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। अब एक प्रश्न दिमाग में उठता है, क्योंकि इन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तो इन्होंने पहली और दूसरी राजधानी क्यों नहीं कहा? इन्होंने पहली और दूसरी राजधानी क्यों नहीं कहा और इसे तीसरी राजधानी क्यों कहा है? यह प्रश्न उठता है। जी हां, हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा के पास पहली और दूसरी राजधानी कहने का ऑप्शन नहीं था, वो समाप्त हो चुका था। क्यों? क्योंकि हम बातें करें स्टुअर्ट जो पिगट थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, उन्होंने हड़प्पा और
जोदड़ो को, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, इन दोनों को क्या कह रखा था? इससे पहले ही जुड़वा राजधानी कह रखा था। क्या कह रखा था? जुड़वा राजधानी। जब इन्हें जुड़वा राजधानी पहले ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कह दिया था, तो इसलिए इसके पास इसे पहली और दूसरी राजधानी कहने का ऑप्शन नहीं था डॉक्टर दशरथ शर्मा के पास। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। अगर इसके पास पहली और दूसरी राजधानी कहने का ऑप्शन होता डॉक्टर दशरथ शर्मा के पास, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे पहली और दूसरी राजधानी कहते हैं। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो थी, इसलिए इसके पास ऑप्शन नहीं था। यस 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 गीता जी, यस, ठीक है ना। तो इसके पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, हम बात करें प्राचीनतम भूकंप की, प्राचीनतम भूकंप की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कालीबंगा से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? कालीबंगा से। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न जो है यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम प्राचीनतम जब भूकंप की बात करते हैं, तो प्राचीनतम भूकंप की जो जानकारी है वो कालीबंगा से प्राप्त होती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि इस कालीबंगा का जो पतन हुआ होगा वो किसके कारण हुआ है? भूकंप के कारण हुआ है। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भूकंप की जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। जी हां, यहीं से हमें भूकंप की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें जो ये कालीबंगा है, यहां पर भी कालीबंगा की जब हम बात करते हैं, यहां से भी स्त्री की मूर्तियां, स्त्री के चित्र वाली मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जी हां, स्त्री की चित्र वाली मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसे भी हम बोल सकते हैं, तो ये मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक था जो ये कालीबंगा था। जी हां, अच्छा जी उनके बारे में बताएंगे। तो ये क्या था? मात्र सत्तात्मक था जो ये क्या कालीबंगा जो था ये मात्र सत्तात्मक था। जी हां, यहां से मात्र सत्तात्मक की भी हमें यहां से जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें, यहां से कालीबंगा से जो कुआं है, कुआं के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं, और कुआं के जो साक्ष्य थे, कुआं के साक्ष्य यहां से और भी ज्यादा थे। कुआं के जो साक्ष्य थे वो हमें यहां से बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। जी हां, कुआं के जो साक्ष्य थे वो हमें यहां से बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। कुआं के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। जी हां, कुआं के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। अगली हम बातें करें, जब हम बात करते हैं लोथल की बातें करते हैं। जी हां, लोथल की बातें करते हैं, जब हम चन्हुदड़ो की बातें करते हैं, जब हम लोथल की बातें करते हैं, जब हम चन्हुदड़ो की बातें करते हैं, ये औद्योगिक नगर थे। ये क्या थे? औद्योगिक नगर थे। ये क्या थे? औद्योगिक नगर थे। लेकिन जब हम कालीबंगा की बात करते हैं, जब हम कालीबंगा की बातें करते हैं, इस कालीबंगा से हमें औद्योगों के बारे में नाम मात्र की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये औद्योगिक नगर नहीं था, और यहां कालीबंगा के जो लोग थे, जो यहां के लोग थे वो क्या थे? गरीब थे। यहां के जो लोग थे वो क्या थे? गरीब यहां के लोग थे। जी हां, अगली हम बातें करें, हमें यहां से कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपास के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ये कपास के जो साक्ष्य है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, ये जो कपास के जो साक्ष्य है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और कपास के साक्ष्य भी हमें इसी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। जी हां, कपास के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें इस कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, और जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और ये काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। और हम बात करें, कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत तो प्राप्त होता है, लेकिन कालीबंगा से हमें हल प्राप्त नहीं होता। यह बात भी याद रखना, क्योंकि हल के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो हमें बनावली से प्राप्त होते हैं। जब हम कालीबंगा की बातें करते हैं, इस टीले के अंदर से हमें काले रंग की, क्या?
काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है। काले रंग की चूड़ियां हमें काले रंग की चूड़ियां हमें इस टीले के अंदर से प्राप्त होती है। अगली बात, हम बात करें राजस्थान का गंगानगर, हम बात करें राजस्थान का गंगानगर और राजस्थान के हनुमानगढ़ नगर, हम बात करें राजस्थान के गंगानगर और राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जो नगर हैं, इन्हें जब हम देखेंगे तो ये पंजाब की सीमा के लगते हुए क्षेत्र है। और हम बातें करें जो एक बॉर्डर के पास जो क्षेत्र होता है, वहां पर उस बॉर्डर के जो लोग होते हैं वहां पर उस राज्य का प्रभाव पड़ता है। जी हां, वहां पर उस राज्य का प्रभाव पड़ता है। और हम बात करें यहां से जब काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है, इसीलिए पंजाबी भाषा में, क्योंकि पंजाब के पास है, और आज भी हम बातें करें जो राजस्थान में ये पंजाबी टीचरों की जो जगह निकलती है, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही ये टीचर लगाए जाते हैं। कहां पर लगाए जाते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही ये टीचर लगाए जाते हैं। जी हां, और हम बात करें पंजाबी बोली यहां बोली जाती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कालीबंगा। कौन सी भाषा में? पंजाबी बोली में। कौन सी बोली में? पंजाबी बोली में। क्योंकि काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कालीबंगा। जी हां, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली काली चूड़ियां। जी हां, और अगली हम बातें करें जो इसका आकार था, कालीबंगा का जो आकार था वो आकार कैसा था? जी हां, आप मुझे बताएंगे कि कालीबंगा का जो आकार था वो आकार कैसा था, इसने कैसा आकार ले रखा था कालीबंगा ने? जी हां, समांतर चतुर्भुज का था या त्रिभुजाकार आकार था कालीबंगा का, और वो कालीबंगा का जो आकार था वो कैसा आकार था? जी हां, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताऊं, ये कालीबंगा जो है कार्बन 14 के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार इसका जो समय है 4000 ईसा पूर्व का है। कितना है? 4000 ईसा पूर्व का इसका समय है कार्बन 14 के अनुसार। किसके अनुसार? कार्बन 14 के अनुसार। ठीक है ना। अब हम बातें करें ये जो 4000 ईसा पूर्व जो समय है, इसकी जब हम बातें करते हैं, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनके अनुसार इसका जो समय है 4000 ईसा पूर्व है। अब हम बात करें ये कार्बन 14 क्या है, ये समय ज्ञात करने की ये एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? वैज्ञानिक विधि है। अब कार्बन 14 की खोज किसने की थी? 1946 में अमेरिका के रसायन शास्त्री वीएफ लीवी ने की थी। किसने की थी? वीएफ लीवी ने इसकी खोज की थी। वीएफ लीवी का पूरा नाम था विलार्ड फ्रैंक लीवी। क्या नाम था? विलार्ड फ्रैंक लीवी इसका पूरा नाम था, वीएफ लीवी का। इसी ने इस कार्बन 14 की खोज की थी, और यह कार्बन 14 एक वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से समय ज्ञात किया जाता है। और कार्बन 14 की जब हम बात करते हैं, इस कार्बन 14 की जो अर्ध आयु है, इस कार्बन 14 की जो अर्ध आयु है वो 55-68 वर्ष है। कितनी है? 55-68 वर्ष इसकी अर्ध आयु है कार्बन 14 की। जब पूरी आयु की हम बातें करते हैं तो 11136 इसकी पूरी आयु है। क्या है? 11136 जो है वो इसकी पूरी आयु है। जी हां, वो इसकी पूरी आयु है 11136 इसकी पूरी आयु है। ठीक है ना। और हम बातें करें, ये इसका समय हो गया 4000 ईसा पूर्व। और हम बात करें जो ये कालीबंगा है, ये दो समय से जुड़ा हुआ है, मैं अभी आपके लिए बताकर भी आया था। जी हां, पहला और दूसरा स्तर है ये प्राक हड़प्पा का है। ये कब का है? प्राक हड़प्पा का है, हड़प्पा से भी पहले का है। तीसरा, चौथा और जो पांचवा है ये हड़प्पा काल का है। ये क्या है? हड़प्पा काल का स्थल है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये दो कालों से जुड़ा हुआ है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल। और जब हम इसकी आकार की बातें करते हैं, और ये त्रिभुज आकार इसका आकार है। क्या है? त्रिभुज आकार। और हम बात करें मृदभांड, मृदभांड की हम बातें करते हैं। यहां से जो मृदभांड जो प्राप्त होते हैं वो कैसे मृदभांड थे? वो मृदभांड जो थे वो धूसर प्रकार के थे। कैसे थे? धूसर प्रकार के यहां से मृदभांड प्राप्त होते हैं। जी हां, और ये मृदभांड वाला जो प्रश्न है ये पूछे जाते हैं। जी हां, एक इतने रंगीन एक नहीं थे, ठीक है, धूसर प्रकार के यहां से मृदभांड प्राप्त होते हैं। नहीं जी, नहीं जी, नंद किशोर कुमार जी, जो कार्बन 14 जो आपने 1949 जो आप बता रहे हैं, ये आप, मुझे लगता है शायद आप
आर्य कंपटीशन के अनुसार शायद आप ये बता रहे हैं, जी हां। लेकिन केसी श्रीवास्तव की जो बुक है, जी हां, तो केसी श्रीवास्तव की बुक के अंदर आप पढ़ेंगे ये कार्बन जो 14 है इसकी जो खोज की गई थी वो 1946 में की गई थी। अमेरिका के रसायन शास्त्री वीएफ लीवी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, विलार्ड फ्रैंक लीवी, और इसकी अर्ध आयु 55-68 वर्ष बताई गई है, और जो पूरी जो आयु है वो 11,136 इसकी पूरी आयु है। और इस कार्बन 14 की खोज की वजह से ही विलार्ड फ्रैंक लीवी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी नहीं जी, वो लाल और काले रंग के तो है लेकिन धूसर प्रकार के हैं जी, ठीक है ना। लाल और काले रंग है लेकिन मुख्य जो है वो धूसर प्रकार के हैं। कौन से प्रकार के हैं? धूसर प्रकार के हैं। यहां पर आप याद रखना धूसर प्रकार, आप याद रखना क्या? धूसर प्रकार। और लाल और जो काले हैं, लाल और काले जो हैं, लाल और काले का प्रयोग तो हम जो करते हैं वैदिक संस्कृति में भी करते हैं, जैसे चित्रित लाल और काले, जी हां, पॉलिशदार लाल और काले। लेकिन मुख्य जो है एक धूसर प्रकार के लाल और काले मृद भांड है। कौन से हैं? लाल और काले मृद भांड है, ठीक है ना। तो नंद किशोर भाई एक बार उसमें भी आप देखना, जी हां, केसी श्रीवास्तव की बुक्स में आप एक बार देखना, तो इसका 1946 ही है, ठीक है ना, 1946 है। तो एक बार आप उसमें आप एक चेक करना, 1946 है, ठीक है। तो हम बातें करें तो कार्बन जो 14 है उसी के अनुसार इसका जब हम समय की बात करते हैं तो वो जो समय था वो इसका 4000 ईसा पूर्व का समय था, ठीक है। नंद किशोर एक बार आप उसको और पढ़ना, ठीक है, केसी श्रीवास्तव को, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास की जब हम बातें करते हैं तो सबसे अच्छी जो बुक है वो केसी श्रीवास्तव है जी, ठीक है। पप्पू सिंह की भी अच्छा है जो वर्तमान में आ रही है, ठीक है। तो हम बातें करें और इसका जो पतन हुआ था, पतन की जब हम बातें करते हैं तो पतन की जानकारी हमें भूकंप के माध्यम से मिलती है। किसके माध्यम से? भूकंप के माध्यम से इसका पतन हुआ था, जो हमारा ये कालीबंगा है, जी हां, कालीबंगा का जो पतन हुआ था वो भूकंप के माध्यम से हुआ था। तो ये था हमारा कालीबंगा स्थल था, जी हां, ये था हमारा कालीबंगा स्थल था। और जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारी जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम है उसके लिए हमारी जो क्लासें हैं हमने उसके लिए क्लासें प्रारंभ कर दी है आज से, जी हां, 1 मई से आज हमने क्लासें प्रारंभ कर दी है। और आज एक मजदूर दिवस भी है, आज से हमने क्लासें प्रारंभ कर दी है। और मॉर्निंग में जो हमारी क्लास की जो टाइमिंग है वो हमारी 8 बजे की टाइमिंग है। मॉर्निंग में 8 बजे हमारी ये क्लासें प्रारंभ होती है। तो आप जरूर आप ज्वाइन किया। आप अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं तो 3rd पेपर हमने प्रारंभ कर दिया है जिसकी टाइमिंग 8 बजे की है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन या रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है, जी हां, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन या रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है 3rd पेपर का और इतिहास का, तो वो भी आप ले सकते हैं। द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जी हां, तो एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन या रिकॉर्डेड कोर्स भी आप ले सकते हैं, जी हां। तो रेगुलर जो हमारा टाइमिंग है वो हमारी 8 बजे का टाइमिंग है और हमारी थ्योरी वाली जो क्लास है वो 8 बजे हमारी क्लासें प्रारंभ हुआ करेंगी। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद,